नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर हर्षिता शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक। दर्शकों, एक सांसों की डोरी है जिसने हमें एक दूसरे से और जीवन से बांध के रखा है, मगर इस सांसों की आबो हवा में ही है आजकल बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप। लेकिन आप घबराइए नहीं, हम आपको आए हैं तैयार करने के लिए ताकि बीमारियों का जीरो स्कोप। इसलिए लेकर आए हैं आज का खास विषय, फेफड़ों का कैंसर, कारण, रोकथाम और उपचार। और इस विषय में आपको और हमें पूरी तरीके से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है लंग कैंसर या फेफड़ों का कैंसर, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे। कैंसर एक शब्द अपने आप में ही बहुत भयानक है, और फिर फेफड़ों का कैंसर तो हम बहुत टाइम से ऐसे सुनते हुए आ रहे हैं। तो अगर आम भाषा या आम लोग इसे समझना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए, हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है जी। और समय समय पर कुछ ये जो कोशिकाएं हैं ये बनती रहती हैं और मरती रहती हैं जी। और ये प्रक्रिया एक नियंत्रित वे में चलती है। अगर ये चीज़ अनियंत्रित हो जाए तो क्या होगा कि जो कोशिकाओं की बनने की रफ्तार है वो मरने की रफ्तार से ज़्यादा हो जाती है और वो धीरे धीरे ट्यूमर फॉर्मेशन करने लगता है, गठान जिसे हम कहते हैं, और इसे ही हम सामान्य भाषा में कैंसर कहते हैं। जी, मतलब हम इस तरीके से जनरल समझ सकते हैं कि अगर कोई चोट लगी है तो वो सामान्यतः ना भर के बहुत ज़्यादा भरने लग जाएगी और वो गठान का रूप ले लेगी, तो उसे हम कैंसर कहते हैं। अगर हम स्पेशली फेफड़ों के कैंसर की बात करें तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होंगे, या ये इन्वायरमेंटल कैसे होता है, इसकी जड़ क्या है? देखिए, जो फेफड़े हैं हमारे, ये फेफड़े हमारे सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं, ऑक्सीजनेशन में हेल्प करते हैं। तो जब भी किसी को फेफड़े के कैंसर होता है तो शुरुआती जो लक्षण हैं इस कैंसर के, उसमें सांस लेने में तकलीफ़, अगर किसी को लंबे समय तक खांसी हो रही है या फिर खांसी में खून आ रहा है, और जो एडवांस स्टेजेस हैं उसमें कभी कभी छाती में दर्द भी हो सकता है और आवाज़ में बदलाव भी हो सकता है, और साथ में वज़न का कम होना। अगर ये सारे लक्षण हो रहे हैं तो ये कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं और इसके लिए सही समय पर जांच जरूरी है ताकि सही इलाज किया जा सके। जी, क्यों आम होता जा रहा है इस पे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन अभी आपने बोला खांसी, एक खांसी, अगर तो लंबा समय जो खांसी का है वो कितना लंबा होना चाहिए? मतलब हम एक आम तौर पर दर्शक, बहुत आजकल खांसी बुखार तो बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन कैसे समझें कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना है? एक वो कोई समय निर्धारित है कि इतनी खांसी के बाद डिनोट हो सकता है? देखिए, अभी हर साल लगभग वायरल इन्फेक्शन होता है लोगों को, और इस वायरल इन्फेक्शन में खांसी एक आम बात है, और बहुत लंबी भी चलती है कई लोगों को, है ना। पर अगर कोई खांसी जो है 1 महीने से लगातार आ रही है और उससे ज़्यादा लंबे समय तक बनी हुई है और उसके साथ में सांस में तकलीफ़ है या फिर कभी कभी खून आ जा रहा है, तो ये जो है वो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जी, बहुत आम होता जा रहा है फेफड़ों का कैंसर आजकल, तो क्या इसकी वजह है, क्यों इतना आम होता जा रहा है? और आजकल तो मतलब हर एक चौथे परिवार में हम एक कैंसर का पेशेंट देखते हैं, तो क्या ऐसी वजह है जो ये इतना आम होता जा रहा है? देखिए, फेफड़े का जो कैंसर है उसका जो प्रमुख कारण है वो नशा है। धूम्रपान इसका प्रमुख कारण है। जो आज का परिवेश है उसमें हम देखते हैं कि लगभग कम उम्र से ही जो बच्चे हैं वो तम्बाकू है, फिर आपका सिगरेट है, बीड़ी है, इसका सेवन चालू कर देते हैं, और यही आगे जाके फेफड़ों को कैंसर में बदलने का रिस्क रहता है। आने वाले समय में हर 10 धूम्रपान करने वाले लोगों को में से 1 लोगों को आगे जाके लंग कैंसर, फेफड़े कैंसर होने का रिस्क रहता है। जी, 10 में से वो 1 रेशियो फिक्स रहता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने जो कारण बताए कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उनको कैंसर, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में भी लंग कैंसर हो रहा है, या वो कुछ भी ऐसी तरीके की चीज़ों का सेवन नहीं करती हैं फिर भी उनमें लंग कैंसर देखने को मिलता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसका कारण है पैसिव स्मोकिंग। मतलब कि अगर एक ही कमरे में कोई आदमी धूम्रपान कर रहा है तो जो धुआं वो निकालता है उसको वो फीमेल्स जो हैं, लेडीज़ उसको लेती हैं। तो अगर कोई कमरे में धूम्रपान कर रहा है तो वो भी जो दूसरे आदमी हैं उनको उस चीज़ से आगे चल के कैंसर का खतरा है। इसके अलावा जो पुराने ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी में या चूल्हे में जो खाना बनता था, और क्या कहते हैं, जो कोयले में खाना बनता था, तो वो कोयले का जो धुआं है वो भी फीमेल्स में, लेडीज़ों में फेफड़े के कैंसर होने का एक कारण है। जी,
जैसे कैंसर की अगर हम बात करें तो बहुत एक मिडिल अबव एज ही हम एक इमेजिनेशन में वही आता है, तो क्या कोई एज क्राइटेरिया है कि मिडिल एज में या बच्चों को भी हो सकता है या बूढ़ों को ही होगा, कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया है एज का? देखिए एज के हिसाब से अलग अलग कैंसर हो सकते हैं जी। तो जैसे बच्चों में अक्सर जो है ब्लड कैंसर होते हैं, खून के कैंसर होते हैं जी। जो फेफड़े का कैंसर है वो ज़्यादातर केसेस में हमें 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को देखने को मिलता है। जी। इसका कारण ये है कि जितने लंबे समय तक कोई धूम्रपान करता है वो कैंसर होने का खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। तो अगर कोई इंसान 15 से 20 सालों तक लगातार धूम्रपान का सेवन कर रहा है, ऐसे लोगों को फेफड़े का कैंसर होने का रोकना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपको। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, मैं मनीष सोनी धमतरी से बोल रहा हूँ। जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी 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 सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लंग्स कैंसर मतलब कैसे होता है और उसका बचाव कैसे किया जाए? देखिए मनीष जी, जो फेफड़े का कैंसर है, लंग कैंसर, ये स्मोकिंग इसका मेजर कारण है। तो अगर स्मोकिंग को बंद कर दे तो आगे चल के इस कैंसर से बचा जा सकता है। जो भी लोग पहले तो या तो स्मोकिंग ना करें, धूम्रपान ना करें, और अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो अगर वो धूम्रपान को बंद कर देता है तो वो आगे चल के फेफड़े के कैंसर से बचा जा सकता है। लाइन कट गई है लेकिन हम इनका सवाल का जवाब देंगे। इनकी जो जनरल वो वजह जो हम डिस्कस भी कर रहे थे डॉक्टर साहब, वही ये शायद जानना चाह रहे हैं कि क्यों होता है धूम्रपान, एक उसकी वजह है। लेकिन अगर एक जनरल वे में हम देखें, या मैं आम दर्शक की तरह या घर में बैठी कोई महिला अगर ये जानना चाहती है कि आसपास के बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे करें कैंसर से, या खान पान में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर ज़्यादा प्रवोक करती है, कोई दिनचर्या में ऐसी चीज़ें हैं, तो ऐसा भी कोई पहलू है कैंसर को लेके? बिल्कुल। देखिए, एक अच्छा स्वास्थ्य आगे चल के कैंसर को बचा सकता है जी। तो उसके लिए ज़रूरी है खान पान। तो जो फाइबर रिच डाइट है, जिसे हम लोग कहते हैं कि जैसे आपके जो खाने में अगर फल फूल सब्जियां अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करें तो कैंसर से बच सकते हैं। वज़न को मेंटेन करें। मोटापा कैंसर के होने का एक प्रमुख कारण है। उसके अलावा जो प्राणायाम, योगा, ये जो एक्सरसाइजेज हैं जो हम देख रहे हैं आज के समय में बढ़ रही हैं, ये भी अगर हम रेगुलरली करें तो आगे चल के हम कैंसर से बच सकते हैं। जी। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि मोटापा भी एक कैंसर की वजह बन सकता है। तो ऐसी कोई और भी बीमारियां हैं जो लंग कैंसर में जाके ख़त्म होती हैं, या लंग कैंसर होने की संभावना उन बीमारियों में ज़्यादा होती है? देखिए, एक होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, मतलब अगर किसी को जैसे कोई जो फैक्ट्री एरिया में काम करते हैं जहाँ धूल का एक्सपोजर ज़्यादा है, तो इन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो क्रोनिक एलर्जी है वो कभी कभी आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ धूल का एक्सपोजर ज़्यादा है तो वहाँ मास्क पहन के करें ताकि आगे चल के कैंसर से बचा जा सके। डॉक्टर साहब, खाने पीने की जो मैं एक बात करूँ एक जनरल वे में, तो फेफड़ों के लिए क्या कोई ऐसा स्पेशल कोई ऐसा प्रिकॉशन है, या खान पान में कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा खानी चाहिए तो कैंसर ना हो आगे चल के, या नहीं करना चाहिए तो कैंसर को हम रोक सकते हैं? देखिए, खान पान से फेफड़ों को कैंसर का बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन एज ए जनरल देखा जाए तो अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, मतलब आपकी जो थाली जो है उसका जो 50% हिस्सा है वो फाइबर रिच अगर होता है तो ये आगे चल के आप दूसरे अन्य कैंसरों से बच सकते हैं। तो हेल्दी डाइट तो बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, अभी हमने लक्षणों की बात की या किस वजह से होता है, तो स्मोकिंग, धूम्रपान इसकी एक बिल्कुल मुख्य वजह है। इन्वायरमेंटल भी ऐसा कुछ है, पॉल्यूशन की वजह से भी क्या कैंसर प्रवोक होता है? जी बिल्कुल। जो पॉल्यूशन के जो कण होते हैं, तो ये जो कण हैं जो फेफड़े में जा सकते हैं और ये आगे चल के कैंसर को बढ़ावा देते हैं। उसके अलावा एक होता है इन्वायरमेंटल रेडिएशन। इसका मतलब होता है कि जैसे जो हमारा जो नेचुरल रेडिएशन, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में एक नेचुरल रेडिएशन रहता है, बैकग्राउंड रेडिएशन बोलते हैं इसको, और ये जैसे जैसे आप जितना हाई ज़मीन से रहते हैं, मतलब जो हाई स्टोरी बिल्डिंग है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये बैकग्राउंड रेडिएशन आपका एक्सपोजर बढ़ता जाता है। और यही रीज़न है कि हम देखते हैं कि जो विदेशों में फेफड़े के कैंसर के ज़्यादा मरीज़ हैं
क्योंकि वो बहुत हाई स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और वहाँ उनका जो बैकग्राउंड रेडिएशन है वो एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जी जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर रिहायशी इलाकों में फ्लैट्स के सिस्टम हो गए हैं, वो 10 मंजिल 12 मंजिल ऐसे बनते हैं। तो क्या वो एक क्राइटेरिया फिक्स है कि इतने मंजिल के बाद वो रेडिएशन नहीं होगा, या इतना कोई किलोमीटर या मिलीमीटर, कुछ ऐसा कोई क्राइटेरिया है? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ, आप जितना ऊपर रहेंगे आपको जो बैकग्राउंड रेडिएशन का एक्सपोजर है वो ज़्यादा होगा, तो वो एक रिस्क फैक्टर रहता है। और क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में कई सारे रेडियोएक्टिव केमिकल्स होते हैं, तो वो ईंटें जो बनते हैं वो भी एक रेडिएशन को बढ़ावा देते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन को। तो ये इसके मामूली केसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे केसेस इससे हो रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस इससे भी रिलेटेड होते हैं। एक कारण है, वो कारण छोटा छोटा बन के फिर बड़ा होता है। जैसे रेडिएशन की आपने बात की, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले मोबाइल और स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आने लगी। तो क्या इनके रेडिएशन से भी लंग कैंसर का कोई रिलेशन है? देखिए, अभी तक की किसी भी रिसर्च में ऐसा साबित नहीं हुआ है पर अगर आप इससे जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई नए रिसर्चेस आए जो बताएं कि ये भी एक क्योंकि स्किन कैंसर का है रिलेशन रेडिएशन से और काफ़ी प्रोवोक करता है, तो लंग कैंसर का इससे कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट? नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। जी डॉक्टर साहब, कैंसर का इलाज, जैसे ही पता चलता है कि कैंसर हो गया है मान लीजिए किसी को, तो बहुत घबराहट होती है। पुरानी जैसे मूवीज़ में दिखाया गया था, पिक्चरों में दिखाया गया कि कैंसर हुआ मतलब वो आदमी ख़त्म हो गया। तो क्या अब ऐसा कोई क्राइटेरिया है दर्शकों को, जो घबराहट है हम उसको कम कर सकते हैं? देखिए, अभी जो मेडिकल है, चिकित्सा पद्धति है, वो काफ़ी इवॉल्व हो गई है। अभी नई नई दवाइयाँ बहुत सारी आ गई हैं। अब कैंसर इलाज नहीं है, फेफड़ों के कैंसर में भी इलाज संभव है। शुरुआती स्टेज में हम सर्जरी से इलाज करते हैं और जिसमें 90% मरीज ठीक हो जाते हैं आगे चल के, है ना। मतलब इतना भयानक भी नहीं है? इतना भयानक भी नहीं है, पर क्या होता है कि लापरवाही की वजह से और लोग नेग्लेक्ट करते हैं अपने हेल्थ को, तो इसलिए ज़्यादातर फेफड़े कैंसर के मरीज एडवांस स्टेज में हमारे पास आते हैं, स्टेज 4 में आते हैं। लेकिन स्टेज 4 में भी फेफड़े के कैंसर के मरीजों को ठीक किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि स्टेज 4 में कैंसर के पेशेंट ज़्यादातर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो क्या इनिशियल में कोई ऐसा पहला लक्षण है कि परिवार वाले उसको नोटिस कर पाए, या कोई शारीरिक एकदम से कुछ ऐसा बदलाव आता हो कि वो तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचे सेकेंड स्टेज या फर्स्ट स्टेज में ही? देखिए, अगर किसी का वजन अनइंटेंशनल, मतलब अगर कोई अपना वजन कम नहीं करना चाहता, तब भी उसका वजन जो है नॉर्मल से 10% से ज़्यादा कम हो रहा है, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना है, अगर ऐसे सिम्टम हैं तो डॉक्टर से संपर्क करना है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम टेस्ट की बात करें, एक रुकना चाहेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। जी नमस्कार मैडम, मैं रज्जू चंद्राकर बोल रहा हूँ, पंडरिया जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से। जी बहुत स्वागत है आपका, डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, मेरा दोस्त का फेफड़े में कैंसर का रूप हो गया है, उसका रोकथाम क्या है मैडम? क्या है कि वो कुछ गुटखा खाता था, उसके गले में मतलब फेफड़े में प्रॉब्लम आ गया है, कैंसर का उसका रूप बना लिया है। जी जी इनकी दोस्त। देखिए रज्जू जी, जो फेफड़े का जो कैंसर है उसका इलाज जो है वो स्टेज पर डिपेंड करता है। अगर वो स्टेज 1 और 2 में बीमारी है तो उसका इलाज ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। स्टेज 3 की बीमारी में सेकाई और कीमोथेरेपी के द्वारा ठीक करते हैं, और स्टेज 4 की बीमारी को हम कीमोथेरेपी से ठीक करते हैं। और फेफड़े के कैंसर में कभी कभी हमको ना म्यूटेशन मिलते हैं, जीन चेंजेस, तो अगर वो जीन चेंजेस हैं तो उनका इलाज बिना कीमो के टैबलेट द्वारा हो जाता है, और बहुत सारे मरीज उस टैबलेट से ठीक हो जाते हैं। मतलब आप घबराए नहीं, बीमारी लाइलाज नहीं है, इनके दोस्त ठीक हो सकते हैं। टैबलेट की आपने एक बात की डॉक्टर साहब, तो दवाइयों से तो हमने सुना ही नहीं कि कभी कैंसर का इलाज होता है। हमने कीमोथेरेपी और ये सारा बहुत प्रचलन में है, जो आम वर्ड जो लोगों की ज़ुबान में होते हैं। तो ये दवाइयों का जो कॉन्सेप्ट जो भी आपने बताया, तो ऐसी कौन सी ऐसी दवाइयाँ चलती हैं जो इतनी बेनिफिशियल हैं या 3rd या 4th स्टेज में भी कैंसर को ठीक कर सकती हैं? क्योंकि हमने जितना भी लोग समझते हैं या आम लोग कि कीमोथेरेपी ही एक इलाज है, ऐसा सोचते हैं। तो क्या दवाइयों का अब बहुत ज़्यादा मेडिकल जो फैसिलिटी है वो एडवांस हो गई है दवाइयों को लेके? जी बिल्कुल, खासकर फेफड़े के कैंसर में ऐसा होता है। फेफड़े के कैंसर में लगभग 50% मरीजों में
डिफरेंट जीन म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं, जेनेटिक चेंजेस, और इन जेनेटिक चेंजेस के लिए ओरल टैबलेट्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम लोग TKI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। म्यूटेशन को रोकने के लिए, हाँ, उस म्यूटेशन के लिए। तो अलग अलग म्यूटेशन के अलग अलग दवाइयाँ हैं और ये दवाइयाँ काफ़ी सेफ़ है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई बाल नहीं झड़ता है, कोई भूख या कमजोरी, पतला दस्त, बुखार जैसे हम कीमोथेरेपी की दवाइयों में देखते हैं ना, इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते हैं और सिर्फ गोलियों से ही बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे कई मरीज ऐसे हैं जो करीब 4-4, 5-5 साल से अभी इन गोलियों पर ही स्टेज 4 फेफड़े के कैंसर के मरीज अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, सवाल से पहले हम बात कर रहे थे टेस्ट की, तो इनिशियल वे में ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जो बहुत आसान हैं, या कोई ऐसे जनरल टेस्ट भी हैं तो वो तुरंत, जैसे खांसी 1-2 महीने भी हो तो तुरंत मरीज़ करा ले, इतना जो आसान हो, जो बहुत पहुंच में हो, तो ऐसे टेस्ट कौन कौन से होते हैं? जी बिल्कुल, लंग कैंसर, फेफड़े कैंसर में एक स्क्रीनिंग है जिसे हम बोलते हैं। इसमें एक CT स्कैन थोरेक्स, CT स्कैन की जो फैसिलिटी है वो लगभग हर ज़िले में उपलब्ध है। तो जो भी लोग 55 वर्ष के आयु से ऊपर के हैं और लगातार 15 से 20 सालों तक से स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को साल में एक बार CT स्कैन छाती का करना चाहिए ताकि कैंसर को शुरुआती में ही पकड़ा जा सके। मतलब जो जिनको बिल्कुल नहीं भी छोड़ना है या बहुत एडिक्शन में जो रहते हैं, उनको भी साल में एक बार अपना चेस्ट एक्सरे करा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम बीमारियों की बात कर रहे थे, ओबेसिटी या जैसे डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन है, थायराइड बहुत कॉमन है, वो लोग भी स्मोकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या करते होंगे, तो ऐसे में किसी बीमारी के होने पे लंग कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है? अगर कोई पुरानी बीमारी साथ में है, अगर फेफड़े का कैंसर का कोई मरीज है जिसको पुरानी बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो इससे जब इलाज हम करते हैं उसमें हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसे अगर शुगर के मरीज हैं तो उनकी शुगर की दवाइयों को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है ताकि शुगर कम या ज़्यादा ना हो। सेम चीज़ हमें थायराइड की बीमारी के साथ करना पड़ता है। तो इसका जो असर है वो ज़्यादातर इलाज में देखने को मिलता है हमें। जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम एक बात करें, किसी फैमिली को पता चला कि कैंसर है, कैंसर डिनोट हो गया है, तो शुरुआती तौर में क्या ABCD होगी? क्योंकि क्या होता है कि कैंसर के पेशेंट में हमने देखा बहुत पेनफुल है इलाज, काफ़ी लंबा इलाज है। जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ है उसके साथ में उसका परिवार भी बहुत बुरी तरीके से सफ़र करता है, संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इलाज इतना महंगा है। तो शुरुआत कैसे होगी इलाज की? स्क्रीनिंग के बाद से क्या पहली प्रक्रिया होगी और कहाँ वो ख़त्म होगी, कैसे शुरू होगा? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कैंसर जैसी बीमारी है और इस बीमारी में क्या होता है कि अगर किसी परिवार में किसी मरीज को कैंसर हो रहा है तो वो परिवार भी पूरी तरह से अफेक्टेड होता है क्योंकि इलाज आर्थिक और मानसिक दोनों असुविधा उसको देखने को मिलती है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो आपके समीप में निकटस्थ जो कैंसर संस्थान है, कैंसर एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात कीजिए। इसके लिए जांचें लगती हैं और जांचों के बाद स्टेज हम डिसाइड करते हैं और स्टेज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं और इलाज पूरी तरह से सफल होता है। और अभी इस समय सरकार के द्वारा जो बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं, जैसे आयुष्मान योजना है, भूपचंद बघेल योजना है, इसके द्वारा जो इलाज में भी पूरी मदद मिलती है लोगों को। तो और यही रीज़न है कि आज मैं देखता हूँ, अगर सामान्य आज से 4 से 5 साल पहले की चीज़ें और अभी देखता हूँ तो काफ़ी लोग इलाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी। तो जो मैंने एक पेन की भी बात की डॉक्टर साहब, कि कीमोथेरेपी में बहुत पेन होता है, जैसे बाल झड़ जाते हैं, बहुत पेन होता है, तो कैंसर का इलाज सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, उसकी रिकवरी में भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि बाल पूरे झड़ गए, व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो गया, तो ठीक होने के बाद में भी क्या बहुत सारी बीमारियां उसको घेर के रखती है या वो कभी ठीक नहीं हो पाता या कोई दूसरी चीज़ें उसको होने का खतरा होता है? बिल्कुल हर्षिता जी, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कई लोगों को लगता है कि कीमोथेरेपी से में बहुत दर्द होता है। जी। पर ऐसा नहीं है। अभी जो कीमोथेरेपी आजकल आई हैं ये काफ़ी एडवांस है और इसमें कोई दर्द नहीं होता मरीज़ को जब हम देते हैं।
और यही नहीं, जैसे जो बाल झड़ने की बात है, जी। हर कीमोथेरेपी में बाल नहीं झड़ता। जैसे अगर 10 प्रकार की दवाइयाँ हैं कीमोथेरेपी की, तो उसमें 1 या 2 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें बाल झड़ते हैं, बाकी दवाइयों में बाल नहीं झड़ते हैं। जिनमें बाल झड़ते भी हैं तो वो जो बाल झड़ना वो टेम्प्रेरी होता है, जैसे ही दवाइयाँ बंद हो जाती हैं तो सारे बाल 1 या 2 महीने में वापस हो जाते हैं। कीमोथेरेपी की दवाइयों का शरीर पे कुछ असर रहता है, और इसीलिए जो कीमोथेरेपी एक्सपर्ट होते हैं वो समय समय पर शरीर की जांच करते रहते हैं। जिस मरीज का इलाज पूरा खत्म हो भी जाता है उनको भी बीच बीच में समय समय पर बुलाया जाता है। हाँ, ऐसा सुना कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आई साइट में बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल, तो वो कीमोथेरेपी के जो डॉक्टर होते हैं वो समय समय पर मरीज को बुलाते हैं और मरीज की जांच करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि बीमारी के लक्षण तो वापस नहीं आ रहे हैं, और उसके अलावा जो इलाज है कैंसर का, जैसे कीमोथेरेपी सेकाई, उनका जो शरीर पर कोई असर तो नहीं है, ताकि उसको हम सही समय पर पकड़ सकें और पूरा इलाज कर सकें। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इलाज के बाद की, रिकवरी की बात करें, या हम एक इलाज के पहले की बात करें कि हो ही ना, तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइजेस हैं लंग के लिए, या ब्रीथिंग एक्सरसाइज सब कर सकते हैं, या फर्स्ट या सेकंड स्टेज में अगर पेशेंट पहुंचता है तो कीमोथेरेपी उसकी कब से चालू होगी, या लास्ट स्टेज में ही चालू होती है, शुरुआत में दवाई से ही ठीक हो जाता है? ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो क्या कीमोथेरेपी का कोई वो है, या इतना स्टेज के बाद ही शुरू होगा, या शुरुआत में ही लोग सोच लेते हैं तब तो जाते साथ कीमो शुरू हो जाएगा, कैंसर हो गया, तो क्या उसकी भी कोई निर्धारित समय है, समय विधि है? जी बिल्कुल, अगर कोई मरीज स्टेज 1 में डिटेक्ट होता है तो उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन से हो जाता है। उसमें कीमोथेरेपी की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेशन के बाद भी नहीं पड़ती है? बिल्कुल नहीं। अगर वो स्टेज 2 में डिटेक्ट हो रहा है तो उसमें ऑपरेशन के बाद उसे 4 बार कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जो 3-3 हफ्ते के अंतराल में देते हैं हम। स्टेज 3 की बीमारी में भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की से इलाज होता है, और उसमें कीमोथेरेपी की 3 या 4 साइकिल ही देनी पड़ती है। उसके बाद कीमोथेरेपी की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। स्टेज 4 में अगर मरीज को टैबलेट वाला इलाज पॉसिबल है तो टैबलेट वाला इलाज चलता है, और नहीं अगर कीमोथेरेपी से इलाज हो रहा है तो कीमोथेरेपी की दवाइयों को हम लंबा देते हैं उसमें स्टेज 4 में। जी, इलाज ख़त्म होने के बाद में भी क्या दवाइयाँ बहुत लंबे समय तक चलती हैं, या उनको कभी बंद नहीं किया जाता है? जिनका इलाज ख़त्म हो जाता है फिर दवाइयाँ हम बंद कर देते हैं, रेगुलर चेकअप पे रखते हैं, और अगर जैसी ज़रूरत होती है, जैसे दर्द है, कभी कमजोरी है, हम बस उन्हीं चीज़ों का इलाज करते हैं। जी, अगर ये तो सारी हमने बीमारियों को इलाज की बात की, डॉक्टर साहब अगर हम बचाव की बात करें, जो पहले बोलते हैं प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, तो जो पहले जो हम अगर बचाव की बात करें तो किस तरीके से हम आम तौर पे, जैसे एनवायरमेंटल सारे फैक्टर हैं, पोल्यूशन इतना हो गया है, तो आम तौर पे हम किस किस वजह से किन किन चीज़ों से बचाव कर सकते हैं? देखिए, बचाव बहुत ज़रूरी है और उसी से हम कैंसर पर जीत सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है हेल्दी डाइट लें, और क्या कहते हैं वज़न को मेंटेन रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और अगर हमको फेफड़े को मजबूत करना है तो उसके लिए क्या कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि लंबी वॉकिंग, दौड़ना, और साथ में प्राणायाम और योगा, ये हमारे लंग्स को बहुत अच्छा बनाती हैं, और आगे चल के अगर हम स्मोकिंग ना करें तो हम इस फेफड़े के कैंसर से बच सकते हैं। जी, मतलब धूम्रपान मेन है, और बाकी एक्सरसाइजेस और ओबेसिटी से सब खतरा एक साथ ही है सारी चीज़ों का। अगर हम प्रॉपर सिर्फ लंग को हेल्दी रखने की बात करें, इन्वायरमेंट फैक्टर से अगर बचाने की बात करें, तो आपने एक्सरसाइज बताई, तो उसमें भी क्या होता है कि कई लोग को बहुत हाफी आने लगती है, या उनको किन्हीं को बहुत एलर्जी का इफेक्ट होता है, तो ज़्यादा एक्सरसाइज वो नहीं कर पाते हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई उपाय है? जी बिल्कुल, इसके लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं, जिसमें जैसे आपका जो योगा में एक्सरसाइजेस होती है उसमें इतनी जल्दी थकान नहीं होती, क्योंकि ये आदमी के हिसाब से टेलर्ड होता है। तो और स्पायरोमेट्री जिसको हम बोलते हैं, फेफड़े की एक्सरसाइज, एक सिंपल सी मशीन होती है जिसमें फूंकना और सांस लेना रहता है। इससे आगे चल के हम अपने फेफड़े की ताकत को बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत सारी आपने जानकारी दी हमें डॉक्टर साहब। अगर आखिरी एक सलाह की बात करें, एक छोटी सी पहली एक लाइन की बात करें जो हमें कैंसर से बचा सकती है, तो वो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, तम्बाकू से 18 प्रकार के कैंसर होते हैं जी। तो अगर हम तम्बाकू का सेवन किसी भी प्रकार में, चाहे वो गुटखा है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे सिगरेट है, अगर हम इसे बंद कर दें तो हम 18 प्रकार के कैंसरों से बच सकते हैं। जड़ वही है, मतलब जड़ वही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने इतनी सारी हमारे दर्शकों को जानकारी दी।
उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को पूरी जानकारी मिली होगी। धूम्रपान से बचें, डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि धूम्रपान से आप दूर रहिए, तंबाकू बीड़ी का सेवन मत करिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अगली बार हम फिर एक नए विषय के साथ में आएंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।